हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है व्याकरण की इस क्लास में। तो हम व्याकरण से प्रश्न देख रहे थे जिसमें हमारा वर्णमाला का टॉपिक से खत्म हो गया है और हम संज्ञा से अव्यय तक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, इन पे प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। तो चलिए उसी में आगे बढ़ते हैं। कल क्लास नहीं हो पाई थी नेटवर्क समस्या के कारण। आज आगे हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सभी लोग आ जाइए। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। राधे राधे। राधे राधे बलदाव जी। तो आपको बताना है कि समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो आपका जवाब आया है सी कि भीड़ जो है वो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। बिल्कुल सही जवाब आया है। भीड़ क्या है? भीड़ भीड़ कई लोगों का समूह होता है ना, तो इसीलिए इसमें समूहवाचक संज्ञा है। ठीक, तो सी बिल्कुल सही जवाब है। बाकी मीठा हो गया, तो मीठा आपका विशेषण है। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। पर्वत पर्वत आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के प्रश्न पे। पहले प्रश्न का आंसर सभी ने सही दिया, सी। दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द क्या कहलाते हैं? वाक्य में वाक्य से अलग रहने पे शब्द और जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो शब्द क्या कहलाते हैं? ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है और इसका जवाब आप सभी लोग दीजिए। पदबंध कहलाते हैं, वाक्यांश कहलाते हैं, या संज्ञा कहलाते हैं, या पद कहलाते हैं? तो बिल्कुल वाक्य में जब कोई शब्द प्रयोग हो जाएगा तो उसे हम पद कहते हैं। तो जिन्होंने डी बताया उनका जवाब बिल्कुल सही है। बी नहीं होगा सोनी। वाक्यांश तो वाक्य का अंश होता है, वो नहीं होगा। ठीक, जब कोई शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 3 नंबर पे। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है। प्रश्न है, उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं हैं। तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण है, या संख्यावाचक है, या गुणवाचक है, या सार्वनामिक विशेषण है? तीसरा प्रश्न है ये, इस जो वाक्य दिया गया है इनमें कौन सा विशेषण है? तो तीसरे का यहाँ पे जवाब आया है ए। सभी ने ए दिया है और बिल्कुल सही जवाब है कि उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं हैं। तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें आपका अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक, तो 3 का ए बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर पे आते हैं। इसमें आपको क्रियापदबंध बताना है। ये वाक्य दिया गया है, इसमें आपको क्रियापदबंध पहचानना है कि अब कमरा खोला जा सकता है। इसमें क्रियापदबंध है, जा सकता है, खोला, अब कमरा, कि खोला जा सकता है। इसमें क्रियापदबंध है। तो 4 का जवाब आया है डी। बिल्कुल खोला जा सकता है, ये क्या है? तो ये क्रिया है। ठीक, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है और सभी ने सही जवाब भी दिया है डी। 5 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्षों की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है। इसमें विशेषण पदबंध कौन सा है?
वृक्षों की घनी छाँव से हमें बहुत सुख मिलता है। इसमें विशेषण पदबंध का विकल्प है। बहुत सुख मिला, छाँव से हमें बहुत सुख, कि वृक्षों की घनी छाँव। तो यहाँ पे जवाब आया है डी। आकांक्षा जी का सबसे पहले आया है, फिर सरिता जी बी बताई हैं, दीपा जी ने डी बताया है, सोनी ने भी डी बताया है, प्रतिभा जी ने भी बी बताया। तो प्रतिभा जी और सरिता जी का जवाब यहाँ पे गलत हो गया। ठीक, यहाँ पे सही जवाब आया है जिन्होंने डी बताया है, बी नहीं होगा, डी। वृक्षों की घनी छाँव, ये यहाँ पे विशेषण पदबंध है। तो जिनका जवाब डी आया है, वेरी गुड, बधाई हो उनको, उनका बिल्कुल सही है। ठीक, वाक्य को उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद मिलके विशेषता बताएं संज्ञा या सर्वनाम की, तो वहां पे विशेषण पदबंध होता है। तो वृक्षों की घनी छाव यहाँ पे विशेषण है। ठीक, बहुत सुख मिला ये नहीं है। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोगों ने यहीं पे गलत कर दिया। 6 नंबर पे आते हैं, कोई बात नहीं, पर आराम से जवाब देना है, घबराना नहीं है, गलती हुआ तो फिर आगे नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे बताना है कि योग करके वह टहलने जाएगी, इसमें कौन सी क्रिया है? आपके सामने वाक्य दिया है कि योग करके वह टहलने जाएगी। नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, या संयुक्त क्रिया है, या प्रेरणार्थक क्रिया है? तो आपने बताया कि यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया है। बिल्कुल, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कोई एक क्रिया समाप्त करके शीघ्र ही हम कोई दूसरा काम स्टार्ट कर दें, ठीक, तो वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे हमने नहाकर भोजन किया, हमने नहाया, नहाना भी एक क्रिया है, उसके बाद हमने शीघ्र भोजन करना स्टार्ट कर दिया, तो वहां पे भी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। और यहाँ पे भी योग करके फिर टहलने जाएंगे, तो योग करना भी क्रिया है और टहलना भी क्रिया है, तो इसीलिए यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। तो 6 का सभी ने बी बताया है और बिल्कुल जवाब आप लोगों का सही है। चलिए, 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर पे आप लोगों को संज्ञा पदबंध छांटना है। इस वाक्य में आपके सामने एक वाक्य दिया गया है और इसमें संज्ञा पदबंध छांटना है। वाक्य है, 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए। तो इसमें आपको संज्ञा क्या दिख रही है? 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए। चलिए, इसका आंसर करिए। तो आपका जवाब आया है यहाँ पे बी। सभी ने बी बताया है कि 4 ताकतवर लोग जो है यहाँ पे संज्ञा है। बिल्कुल सही जवाब है। 4 ताकतवर लोग क्या है? संज्ञा पदबंध है यहाँ पे। तो सभी ने सही दिया है इस क्वेश्चन का आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर के प्रश्न पे। 8 नंबर में बताना है कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है? यहाँ पे आप क्या है? आपको कोई परेशानी तो नहीं है, यहाँ पे आप क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है, या निजवाचक सर्वनाम है, या पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो यहाँ पे जवाब आया है डी, कि यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है। बिल्कुल सही जवाब है। ट्रिक भी लग गया है यहाँ पे कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन है कि श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है। श्रृंखला क्या है? समूहवाचक है,
पदार्थवाचक है या भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है? श्रृंखला शब्द में कौन सी संज्ञा है? श्रृंखला ये शब्द दिया है और आपको इसमें संज्ञा बतानी है। तो जवाब आया है कि श्रृंखला में समूहवाचक संज्ञा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। श्रृंखला शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक है। 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है? आपको बताना है कि कौन अविकारी शब्द नहीं है। जैसे विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, संबंध बोधक हो गया। तो इसमें से क्या है जो अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है? तो समुच्चय बोधक तो आपका अविकारी है ही। क्रिया विशेषण भी अविकारी है, उसमें भी कोई विकार नहीं आ सकता है। संबंध बोधक भी अविकारी है, इसमें भी कोई विकार नहीं आ सकता है। लेकिन आपका विशेषण जो है ये अविकारी नहीं है, ये विकारी शब्द है। ठीक, इसमें विकार किया जा सकता है। तो अविकारी शब्द नहीं है, तो विशेषण अविकारी शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। 11 नंबर पे आते हैं। 10 का जवाब आप सभी ने बिल्कुल सही दिया। हाँ, बिल्कुल सभी का आंसर दिख रहा है सरिता जी। चलिए 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर का भी ध्यान से देना है आंसर आप लोगों को। इसमें से आपको ये बताना है कि संज्ञा पदबंध बताने वाला वाक्य कौन सा है? कौन सा वाक्य है जिसको पढ़ने से आपको लग रहा है कि ये संज्ञा पदबंध है? जैसे चांद से भी प्यारा मुखड़ा, फिर दूसरा है घर से होकर जाऊंगा, तीसरा है देव का मारा वह, चौथा है रात को पहरा देने वाला। 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 11 का बताया डी। 11 का आपने जवाब दिया कि डी होगा। बिल्कुल, रात को पहरा देने वाला, तो रात को पहरा देने वाला कोई व्यक्ति ही ना होगा, तो ये क्या है? ये संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आ जाएगा। और जो आपका ये है ना कि चांद से भी प्यारा मुखड़ा, ये विशेषण पदबंध है। और घर से होकर जाऊंगा, ये क्रिया पदबंध है। ठीक, लेकिन रात को पहरा देने वाला ये संज्ञा पदबंध आपका हो जाएगा। तो जिन्होंने भी डी बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। 11 का डी राइट है। 12 नंबर पे आते हैं। हाँ, इस प्रश्न को भी बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर देना है, लेकिन है ये बहुत आसान प्रश्न। एलटी ग्रेड में आ चुका है 2018 में। प्रश्न है कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैन नहीं सो बात। इस दोहे में क्रियापदों की संख्या है। अच्छा, कोई बात नहीं, नया होगा, नहीं पढ़ा है। तो कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैन नहीं सो बात। इसमें क्रियापदों की संख्या है, तो सभी का जवाब आया है सी। और बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, इसमें क्रियापदों की संख्या 7 है। ठीक, कौन कौन क्रिया है? तो देखिए, पहला कहत, कहत मतलब कहना, ये भी क्रिया है। फिर है दूसरा आपके सामने नटत, ये भी क्रिया हो जाएगा। नटत मतलब नकारना। फिर तीसरा है रिझत, रिझत मतलब रीझना, ये भी क्रिया हो जाएगा। चौथा है खिझत, खिझत मतलब खींचना, ये भी क्रिया है। मिलत मिलना, ये भी क्रिया है। फिर है आपका खिलत खिलना, ये भी क्रिया है। लजियात लजाना, ये भी क्रिया है। और इसके बाद है यहाँ पे 7 हो गया, देख लीजिए इतनी क्रिया हैं। तो गिन लीजिए, 7 क्रिया आपको मिल रही है। तो हमारा आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर पे आते हैं।
13 नंबर का जवाब दीजिए। लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? बिल्कुल क्लास में पहले ही आया जाता है। जो पीछे आएगा वो हमेशा पीछे ही रहेगा। ठीक, तो अभी क्लास के एकदम लास्ट में आने से क्या फ़ायदा? कुछ नहीं। तो शुरू से अटेंड करिए और फिर देखिए। अच्छा, नहीं आप कॉम्पिटिशन में हैं। चलिए, लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? पूर्ण भूतकाल है, वर्तमान काल है, संभाव्य भविष्य काल है या सामान्य भूतकाल है? तो आपने बताया है कि लड़की जाए संभाव्य भविष्य काल है, बिल्कुल। संभाव्य भविष्य काल मतलब भविष्य में होने वाली घटना, लेकिन क्लियर नहीं रहता है कि वह होगी कि नहीं होगी। जैसे यहाँ पे दिया है लड़की जाए, तो कन्फर्म ये तो है कि लड़की जाएगी, पर क्लियर नहीं है कि वो जाए कि न जाए। तो इसीलिए संभाव्य भविष्य काल यहाँ हो जाएगा। तो आपको बताना है कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? चलिए, भविष्य काल के भेद बताइए। भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 होते हैं और भविष्य काल का भेद आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। वेरी गुड। 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर को आपको बताना है, मोहन ने पढ़ा है, ये एक सामान्य सा वाक्य दिया है और इसको आपको संदिग्ध भूतकाल में बदलना है। मोहन ने पढ़ा है, इसका संदिग्ध भूतकाल क्या होगा? हाँ, संदिग्ध भूतकाल में जब हम किसी वाक्य को बदलते हैं ना, तो उसके लास्ट में गा, गे, गी लग जाता है। ठीक, तो मोहन ने पढ़ा होगा, ये क्या है? संदिग्ध भूतकाल है, मतलब क्लियर नहीं है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, संदेह है, पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 नंबर का जवाब दीजिए। चलिए, यहाँ पे बताइए, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। टेस्ट में ये सब क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। ठीक, और पता होना चाहिए कि टेस्ट में क्वेश्चन यहीं से सब आते हैं। तो इसीलिए आप लोग तैयार रखिए बिल्कुल इन सबको। कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है या सर्वनाम उपवाक्य है या संज्ञा उपवाक्य है? तो 15 का आपने बताया है क्रिया विशेषण उपवाक्य। बिल्कुल, यहाँ पे क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहुँचना क्रिया है और उसकी विशेषता बताई गई है कि जहाँ रवि नहीं पहुँचता है वहाँ कवि पहुँच जाता है। तो जब क्रिया की विशेषता बताई जाएगी तो वहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अच्छा, ये एक मुहावरा भी है। वाक्य तो क्रिया विशेषण हो गया। तो आप बताइए कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इस मुहावरे का भी अर्थ आप बताइए कि इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलिए, इस मुहावरे का अर्थ बताइए आप। हाँ, इस मुहावरा है और इसका अर्थ होता है कि कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। और इसमें उपवाक्य देखा जाए तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। वेरी गुड। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, अब से कंटिन्यू करिए। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप लोगों का 16 नंबर का। 16 नंबर में आपको बताना है। हाँ, बिल्कुल अंशु जी, सभी लोगों का जवाब सही है।
चलिए 16 नंबर का आंसर करिए कि निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। मैं कल नहीं जाऊंगा, ये फूल सुंदर हैं, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। तो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो आपने बताया सी। बिल्कुल सी क्या है? क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। लड़का रोते रोते घर पहुंचा, तो घर पहुंचा क्रिया है। अब उसकी विशेषता बता दी गई है। कैसे घर पहुंचा? तो रोते रोते पहुंचा। तो जब विशेषता क्रिया की बताई जाएगी तो वहां क्रिया विशेषण वाक्य हो जाएगा। तो बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। चलिए 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर का जवाब दीजिए। वह पढ़ता तो पास हो जाता। इसमें कौन सा काल है? वह पढ़ता तो पास हो जाता। इसका क्या होगा सही उत्तर? सामान्य भूतकाल है कि पूर्ण भूत है कि अपूर्ण भूत है कि हेतु हेतु मद भूत है? तो आपने बताया 17 का डी। लवली जी आपके यहाँ क्लास पीछे चल रही है, आप लाइव क्लास में आ जाइए। 17 नंबर पे आ चुके हैं हम लोग। तो बिल्कुल वह पढ़ता तो पास हो जाता, यहाँ पे हेतु हेतु मद भूतकाल है। हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या होता है? इसमें ये होता है कि ऐसा लगता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर हुई नहीं। अब देखिए वह पढ़ने वाला था लेकिन पढ़ा नहीं, तो पढ़ता तो पास हो जाता लेकिन पढ़ा ही नहीं तो फेल हो गया। तो वह पढ़ता तो पास हो जाता में कौन से काल है? तो हेतु हेतु मद भूतकाल है। तो डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 18 नंबर पे बताइए। 18 नंबर का प्रश्न है बिल्कुल सरल सा, और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है? संज्ञा को, सर्वनाम को, अव्यय को, क्रिया को। अविकारी शब्द किसे माना जाता है? तो आपने बताया अव्यय को। 18 का सी। वेरी गुड। अव्यय क्या है आपका? अव्यय अविकारी शब्द है। ठीक, इसमें विकार नहीं लिया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। ये जिस रूप में रहता है हमेशा उसी रूप में रहेगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है कि किस अन्य शब्द भेद का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता है? क्या है प्रश्न? कि किस अन्य शब्द भेद का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता है? सर्वनाम का प्रयोग होता है संज्ञा के स्थान पे, विशेषण का भी प्रयोग हो जाएगा, क्रिया विशेषण का भी हो जाएगा और क्रिया का भी हो जाएगा। लेकिन बी बिल्कुल समुच्चय बोधक का प्रयोग कभी संज्ञा के स्थान पे नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका काम होता है जोड़ना। ठीक, इसका काम होता है वाक्यों को जोड़ना, तो इसीलिए ये संज्ञा के स्थान पे कभी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 20 नंबर पे आते हैं। नहीं, डी नहीं होगा, बी होगा। 20 नंबर का प्रश्न है आपके सामने और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि निम्न में से नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है? कौन सी नाम धातु क्रिया नहीं है? देखते हैं इसका जवाब क्या आता है आप लोगों का। कौन नाम धातु क्रिया नहीं है? बतियाना, अपनाना, गरमाना, समझाना, ढकियाना। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि किसका जवाब सही आता है।
तो यहाँ पे दीपा जी ने ई बताया और प्रतिभा जी ने डी बताया, सरिता जी ने बी बताया, अंशु जी ने भी ई बताया, सोनी ने एफ कर दिया, नहीं डी बताया। चलिए और आकांक्षा जी, प्रतिभा जी ई, लवली जी ने बी बताया और प्रतिभा जी ने क्या, प्रतिभा जी ने डी बताया है। ठीक, तो यहाँ पे सही जवाब आया है सरिता जी का और लवली जी का। दो लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, बाकी सबका गलत है। नहीं, ई वाले सही नहीं होंगे, सही होंगे बी वाले। जिन्होंने बी बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। आज व्याकरण की क्लास में सरिता जी ने चमत्कार कर दिया कि प्रश्न सही कर दिया जो सबने गलत किया। देखिए, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? जो संज्ञा या उससे क्या बोलते हैं, धातु से बनती है। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो आपका अपना जो है ना, ये देखिए अपना जो है ये सर्वनाम है और अपना सर्वनाम से अपनाना बना है, तो ये कैसे नाम धातु क्रिया हो जाएगी? दिमाग लगाइए अपना थोड़ा, कि अपना सर्वनाम है ना और सर्वनाम से तो नाम धातु क्रिया बनती ही नहीं है। ठीक, ये अपना से अपनाना बना है, तो इसीलिए ये क्या है, गलत है। तो आप लोगों ने कैसे गलती कर दिया इसको, इसीलिए मैंने कहा था कि ध्यान से इसका जवाब देना है। देख लीजिए आप लोग, इतना आसान आसान प्रश्न गलत कर दे रहे हैं। अभी 20 प्रश्न व्याकरण के हुए, उसी में से 2 गलती हो गया, तो ये ध्यान देना है आपको। हाँ बिल्कुल, कभी कभी आप मेरे शब्दों में कहा जाए तो चमत्कार कर देती हैं। ठीक, बिल्कुल। चलिए 21 नंबर पे आते हैं, तो सब लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक, दोबारा ये प्रश्न आए तो मैं नहीं चाहती हूं कि किसी से गलत हो। चलिए 21 नंबर का बताइए। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको भी ध्यान से बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप निम्न में से क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध क्या होगा, उसका संबंध रूप क्या होगा? तो 21 का जवाब दीजिए आप लोग। तो 21 का लवली जी ने डी बताया है, प्रतिभा जी ने बी बताया है और सभी लोगों का जवाब आया है बी। बिल्कुल, यहाँ पे बी हो जाएगा मेरा, क्योंकि संबंध का चिन्ह ही होता है का के की रा रे री, तो जो मैं में रा रे री जुटेगा तो मेरा हो जाएगा। तो ये मैं का संबंध रूप मेरा होता है, न कि मुझसे होता है। तो सी नहीं होगा, हम बिल्कुल नहीं होगा। हम कैसे हो जाएगा? ठीक, मैं का संबंध रूप मेरा होता है। तो जिन्होंने बी बताया बिल्कुल सही जवाब है उनका। और नाम धातु क्रिया वाला आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, नाम धातु क्रिया किससे बनती है? वो संज्ञा या विशेषण से केवल बनती है। चलिए यहाँ पे बताइए 22 नंबर का। 22 नंबर का प्रश्न थोड़ा बड़ा है पर ध्यान से पढ़ के जवाब देना है। यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी संज्ञाओं के विषय में कौन सा कथन सही है? अच्छा, जब सब डिफरेंट डिफरेंट आंसर देते हैं तो समझ में आ गया। अच्छा, चलिए इसका जवाब दीजिए कि संज्ञाओं के विषय में 4 कथन दिया गया है और कौन सही है ये आपको छांटना है। पहला दिया है कि हिंदी में संज्ञा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। दूसरा दिया है कि जो संज्ञाएं लेखन में आकारांत हैं उनका उच्चारण व्यंजनांत होता है। तीसरा दिया है कि हिंदी में स्वरांत संज्ञाएं नहीं हैं और चौथा दिया है कि हिंदी में अंत ध्वनि की दृष्टि से केवल व्यंजनांत संज्ञाएं हैं। तो ए बी और नहीं, ए सी और डी ये तीनों तो बिल्कुल फालतू गलत दिए हैं। ठीक, बी वाला क्या है? बी वाला बिल्कुल संज्ञा के बारे में सही है कि जो संज्ञा लेखन में अकारांत है उनका उच्चारण व्यंजनांत ही होता है। तो बी वाला बिल्कुल
सही है और आप लोगों ने सही बताया भी है इसका आंसर, तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। चलिए 23 नंबर पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। आपको बताना है यहाँ पे कि क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो यहाँ पे 3 तो भेद दिया है लेकिन एक भेद नहीं दिया है। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, गुणवाचक। तो बिल्कुल गुणवाचक सर्वनाम का भेद होता है ना, ये क्रिया विशेषण का कैसे हो जाएगा। बाकी रीतिवाचक तो है क्रिया विशेषण का भेद, कालवाचक भी है और स्थानवाचक भी है, लेकिन गुणवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो 23 का आपने डी बताया और बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 24 नंबर पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा शब्द संज्ञा है। सीधा, हिमालय, सच, झूठ। इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है। तो आपका आंसर आया है 24 का बी आया है कि हिमालय जो है, हिमालय जो है वो संज्ञा है। तो हिमालय में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है कि हिमालय में कौन सी संज्ञा है। बिल्कुल आपने तो ये बता दिया कि हिमालय शब्द संज्ञा है, इसमें संज्ञा कौन सी है ये बताइए। बिल्कुल सही जवाब आया है, हिमालय में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वेरी गुड। चलिए 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर 25 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। आपको यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया पहचानना है कि कौन प्रेरणार्थक क्रिया है। उठना, पढ़ना, सुनाना, गिरना। तो प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा से किसी दूसरे से कार्य करवाए। ठीक, अपने काम ना करे लेकिन किसी दूसरे से करवाए, वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। राधे राधे रीमा, बहुत लेट कर दी। तो यहाँ पे सुनाना जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक, सुनना मूल धातु है, उससे बनी है सुनाना। तो सी बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। बाकी उठना का प्रेरणार्थक क्रिया उठाना हो जाएगा, पढ़ना का पढ़ाना हो जाएगा, गिरना का गिराना हो जाएगा। चलिए 26 नंबर पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न भी बहुत अच्छा है और प्रश्न है कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। समूहवाचक कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, या जातिवाचक संज्ञा, या व्यक्तिवाचक। तो बिल्कुल जिस संज्ञा से व्यक्ति के गुण का, दशा का बोध होने लगे, ठीक, व्यवहार का बोध होने लगे, वहां भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा तो जहां समूह होगा वहां होगी। ठीक, तो ये ध्यान देना है। तो आपको ये बताना है कि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन होता है या नहीं होता है।
भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन होता है या नहीं होता है? अच्छा, एग्जाम बीत जाएगा रीमा का, तब रीमा दिखेगी रेगुलर। चलो अच्छा है, बढ़िया से पढ़ाई करो। अच्छा, बहुवचन नहीं होता है। बिल्कुल, ये ध्यान देना है कि भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है। बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए 27 नंबर का बताते हैं। 27 नंबर का आंसर करिए कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहेंगे, क्रिया कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे या संज्ञा कहेंगे? तो आपका जवाब आया है कि सर्वनाम कहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि सर्वनाम की परिभाषा यही होती है कि जो संज्ञा के स्थान पे आए। ठीक, तो उसे हम सर्वनाम कहेंगे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 28 नंबर पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, राम धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। इसमें आपको क्रिया विशेषण बताना है कि इसमें क्रिया विशेषण है या राम है या धीरे धीरे है या टहलता है। 28 का आंसर करिए। तो आपने बताया सी। यहाँ पे सभी का जवाब आया है सी और बिल्कुल सही जवाब आया है। ठीक, धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। टहलता है, टहलता तो क्रिया है यहाँ पे। राम करता है और है सहायक क्रिया है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे राम टहलता है, ये क्रिया है और टहलने की विशेषता बताई जा रही है कि धीरे धीरे टहलता है, तो इसीलिए इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। चलिए 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर पे 29 नंबर का क्वेश्चन है कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि परिलक्षित हो उसे क्या कहते हैं? 29 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं? तो 29 का जवाब आया है सी कि गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बिल्कुल, जब संज्ञा का गुण का, दशा का, स्वभाव का पता चलेगा तो वहां पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 30 नंबर पे आते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द संज्ञा है। संज्ञा पहचाननी है आपको। उचित है, नदी है, वर्तमान है, अनुचित है। इसमें संज्ञा कौन सा शब्द है? तो 30 का आपने बताया बी कि नदी संज्ञा है। नदी में कौन सी संज्ञा है? नदी में कौन सी संज्ञा है? बिल्कुल, यहाँ पे नदी संज्ञा शब्द है, तो नदी में संज्ञा बतानी है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो आपने बताया कि नदी में जातिवाचक संज्ञा है। वेरी गुड, क्योंकि नदियां कई होती है ना। अगर पूछेगा गंगा नदी तो हम बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि स्पेशल एक गंगा नदी का नाम दे दिया। गंगा केवल एक ही नदी है तो वहां व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन केवल नदी देगा तो वहां हमारा जातिवाचक हो जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं 31 नंबर पे। 31 नंबर का भी प्रश्न बिल्कुल आसान है। सबसे आसान संज्ञा का भेद है ये। कक्षा, सभा, सेना तथा दल आदि शब्द किस संज्ञा के द्योतक हैं?
कक्षा, सभा, सेना, दल। तो आपने बताया कि समूहवाचक संज्ञा के बिल्कुल सही जवाब है। कक्षा भी समूहवाचक है, सभा भी है, सेना भी है और दल भी है, क्योंकि ये सभी व्यक्तियों का समूह होता है। कक्षा में भी कई लोग होते हैं, सभा में भी, सेना में भी और दल में भी। तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। 32 नंबर पे आते हैं कि बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? बहुत बारी आया है प्रश्न। बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो आपने बताया कि बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही जवाब है। इसमें भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, बुढ़ापा जो भाववाचक संज्ञा है वो किससे बनी है? किसी जातिवाचक संज्ञा से बनी है या विशेषण से बना है या क्रिया से बना है? बुढ़ापा बुढ़ापा बूढ़ा से बना है, तो बूढ़ा शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है या विशेषण है या क्रिया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आकांक्षा जी ने बताया विशेषण से, सरिता जी ने बताया जातिवाचक से। चलिए, और बाकी लोग सभी लोग आंसर करिए। बूढ़ा जातिवाचक, जातिवाचक। चलिए, और दीपा जी का भी आ गया, रीमा का भी आ गया, प्रतिभा जी, सोनी, अंशु जी। जातिवाचक, बिल्कुल सही जवाब है जातिवाचक। आकांक्षा जी, आपका जवाब गलत है। बूढ़ा विशेषण नहीं है, बूढ़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, तो अपने ये डाउट को दूर कर लीजिए। नहीं, बूढ़ा विशेषण नहीं होता है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न आ चुका है। चलिए, आते हैं 33 नंबर पे। जहां तक मुझे याद है कि ये प्रश्न टेस्ट में आया हुआ है और सर जातिवाचक संज्ञा माने थे। चलिए, 33 नंबर पे बताइए। कि कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि, ये शब्द किस प्रकार के सर्वनाम हैं? देखिए, यहाँ पे कुछ दिया है, किसी दिया है, कोई दिया है, तो ये शब्द हैं, ये किस प्रकार के सर्वनाम हैं? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक या संबंधवाचक? तो कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है कि अनिश्चयवाचक, जहां निश्चय न हो। अच्छा, कुछ किसी का निबंध भी है। कुछ जो है वो किसी का निबंध भी है, तो आप बताइए किसका निबंध है? चलिए, आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों का, ये मेरे यहाँ दिख नहीं रहा है। ये तो आपने बताया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल सही बताया है। तो बिल्कुल शिवपूजन सहाय का सही जवाब है, शिवपूजन सहाय। ठीक, वेरी गुड। कुछ निबंध जो है वो शिवपूजन सहाय का है, सही बताया आप सभी ने। चलिए, 34 नंबर पे आते हैं। अच्छा, दिख नहीं रहा था मेरे यहाँ, बहुत लेट से शो किया। चलिए, अब दिख रहा है। अच्छा, बूढ़ा, हाँ, बूढ़ा बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा ही है आकांक्षा जी। ये प्रश्न जो है कई बार आ चुका है टेस्ट में और कई बार इस पे चर्चा भी हो चुकी है।
ठीक, विशेषण नहीं है, वो जातिवाचक संज्ञा ही है। तो कौन सा शब्द सर्वनाम है यहाँ पे आपको बताना है। आप है, मोटा है, यमुना है, काशी है। तो यहाँ पे जो आपका जवाब आया है 34 का ए, कि आप जो है वो सर्वनाम है। बिल्कुल, आप क्या है, सर्वनाम है, और ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, आप, तुम, आप लोग, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो आपने 34 का ए आंसर बिल्कुल सही बताया। अब आपको बताना है, मोटा तो विशेषण हो जाएगा। ठीक, ये किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है, तो मोटा आपका विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि काशी में कौन सी संज्ञा है। काशी, काशी में कौन सी संज्ञा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, एंजॉय करना। चलिए, तो यहाँ पे कौन सा, काशी में आपका जवाब आया व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिल्कुल सही जवाब है कि काशी में, हाँ, यमुना भी व्यक्तिवाचक है, भी मैं पूछने वाली थी, और काशी भी व्यक्तिवाचक है। ठीक, क्योंकि कोई भी जो एक ही चीज हो, काशी क्या है, एक ही शहर है, तो काशी करने से केवल एक शहर का बोध होता है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए, 35 नंबर पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको संयुक्त वाक्य का चयन करना है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को जोड़ा गया होता है किसी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा। चलिए, तो जवाब दीजिए कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो 35 का आपने बताया सी, और बिल्कुल सही बताया है। मैं कश्मीर गया था और वहां से फल ले आया। यहाँ पे दो सरल वाक्य दिए गए हैं और उनको एक समुच्चय बोधक अव्यय और द्वारा जोड़ा गया है, तो इसीलिए ये संयुक्त वाक्य है। ठीक, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, 36 नंबर पे बताइए। अच्छा, फल लेने के लिए इतनी दूर जा, कश्मीर में बहुत अच्छे फल मिलते हैं और सस्ते भी मिलते हैं। चलिए, विशेषण के कितने भेद हैं ये बताइए आप, कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। 6 होते हैं, 8 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं। तो बिल्कुल 36 का क्या है, डी सही जवाब है। ठीक, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण, और सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के 4 भेद होते हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो बिल्कुल सही बताया आपने कि विशेषण के 4 भेद हैं। चलिए, 37 नंबर पे आते हैं। 37, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के भेद बताइए। 8, 2, 6, 4। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 37 का आंसर करिए। तो 37 का आंसर आया है सी। बिल्कुल, प्रयोग के अनुसार विशेषण के, सॉरी, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और यदि ऐसे भी पूछता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो भी हम 6 ही बताएंगे। और प्रयोग के अनुसार भी पूछेगा तो भी सर्वनाम के 6 ही भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक,
तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठवां प्रश्नवाचक। ये आपके सर्वनाम के 6 भेद हो गए। चलिए 38 नंबर पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, मुझे थोड़ी चाय दो। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? समुदायवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या संख्यावाचक? तो मुझे थोड़ी चाय दो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे जवाब आया है परिमाणवाचक। बिल्कुल सही जवाब है, थोड़ी चाय दो। ठीक, तो परिमाणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि परिमाण बता दिया है ना कि कितना दो, तो थोड़ी दो। चलिए, तो बिल्कुल 38 का बी सही जवाब है। अच्छा, आकांक्षा जी ने कहा कि फल तो यूपी आयोग टीजीटी पीजीटी की एक सीट देकर दे। बिल्कुल सही बात है आपकी भी। पर एक क्या बोलते हैं, स्कंदगुप्त नाटक में भट्टारक ने कहा है ना कि अपना अधिकार रोने से, भीख मांगने से यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक, उसके लिए लड़ना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो मांगने से यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, मेहनत करनी पड़ेगी तो मिल जाएगा। चलिए 39 नंबर का बताइए। 39 नंबर में बताना है कि मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। इस वाक्य में रेखांकित वाक्य किस प्रकार का उपवाक्य है? बेहतर करिए, हो सकता है अभी आप उतना कर्म नहीं कर रही हैं जितना करना चाहिए, कुछ कमी है। जब पूरा मूल्य चुका देंगी तो आपको फल क्यों नहीं मिलेगा? अब 60 रुपए किलो सेव मिलेगा, आप जाके कहेंगी कि 40 रुपए का दो, तो वो देगा नहीं? देगा, क्योंकि पूरा मूल्य आप नहीं चुका रही हैं। तो कुछ ना कुछ कमी होती है, हमें दिखता नहीं है वो, और जब वो कमी पूरी हो जाएगी तो वो अपने आप मिल जाएगा। तो कमी को पूरा करिए, फल देने वाला दे देगा आपको। तो मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, कैसा उपवाक्य है? तो संज्ञा उपवाक्य है। ठीक, पहला तो वह कहाँ है, तो वह कहाँ है कोई व्यक्ति या वस्तु ही ना होगा, तो वो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। फिर यहाँ पे की भी दिया है, तो हम जानते हैं कि किसी भी वाक्य में यदि की आ जाए तो वहां संज्ञा उपवाक्य होता है। ये ट्रिक आप लोगों को मैंने बताया था। फिर विशेषण उपवाक्य का भी मैंने बताया था एक छोटी सी वीडियो में। तो आप बताएंगे कि विशेषण उपवाक्य को हम कैसे पहचानते हैं। चलिए विशेषण उपवाक्य का बताइए कि इसके लिए हम क्या ट्रिक अपनाए थे कि जब किसी वाक्य में कौन सा शब्द आएगा तो वहां विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। देखिए किसको किसको याद है। संज्ञा उपवाक्य का तो सबको याद ही रहता है कि की आ जाएगा तो हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रतिभा जी ने सबसे पहले बता दिया कि जो, जैसा, जितना। सरिता जी का भी आया, हाँ आकांक्षा जी का भी आया, सोनी का भी। बिल्कुल सही जवाब है, विशेषण उपवाक्य में जो, जैसा, जितना आता है। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। चलिए 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? उसका सब कुछ लुट गया, उस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे बताया आप लोगों ने बी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, सब कुछ लुट गया ना, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चलिए तो 40 का हमारा क्या हुआ? प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब स्कोर बताइए अपना। टक्कर में तो रीमा यही बहुत लोग हैं। ठीक, यही इतने लोगों में ही सबको पीछे करना मुश्किल हो जा रहा है, तो वहां तो लाखों फार्म पड़े हैं। हाँ, लेकिन तैयारी अच्छी करनी है अपनी, डरना नहीं है, लेकिन ये भी नहीं सोचना है
चलिए तो स्कोर बताइए। 40 क्वेश्चन आज हुए और देखिए स्कोर क्या है आप लोगों का। तो आकांक्षा जी ने 39 किया है, वेरी गुड। दीपा जी ने भी 39 किया है, वेरी गुड। प्रतिभा जी 38 की हैं, केवल गुड आपको मिलता है। और सोनी 37 की हैं, बहुत बढ़िया। अंशु जी भी 37 की हैं, बहुत अच्छा। सरिता जी भी 39 की हैं, किन्होंने भी गलती कर दिया है। तो चलिए आज सबका स्कोर लगभग ठीक है। प्रतिभा जी थोड़ा पीछे हो गई हैं, आप लोगों की लाइन में नहीं आ पाई हैं, पर कोई बात नहीं, कल वो भी बेस्ट करेंगी। ठीक, बहुत अच्छा स्कोर रहा आप लोगों का। ये जो एक एक गलतियां हो रही हैं उनको सुधारते रहिए, फिर आने वाले समय में ऐसा होगा कि बहुत कम हो जाएंगी गलतियां। ठीक, तो चलिए फिर कल 8 बजे शाम को व्याकरण की क्लास में मिलते हैं और सुबह मिलेंगे 10 AM पे साहित्य की क्लास में। तो आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ पढ़ के, और फिर हम कल मिलते हैं।